हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो कि आपके आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ये करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन से रोजगार असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है अनुबंध पर काम करने वाले सफाई कर्मी। दूसरा स्टेटमेंट है 8 कर्मचारियों वाले घरेलू उद्योग। और तीसरा स्टेटमेंट है घरेलू नौकर। तो आपको मैं बता दूं, रोजगार असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों के तीनों ही आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, 10 से ऊपर जिस घरेलू उद्योग में काम करते हैं वो संगठित हो जाता है, और बाकी के ये 8 तक 10 तक जो रहते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। साधारण सा क्वेश्चन था, कर भी सकते थे कॉमन सेंस के आधार पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला स्टेटमेंट है आधारभूत बचत बैंक जमा खाता को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को बढ़ावा देना, ये भी सही है। अटल पेंशन योजना, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के बारे में भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी सीएसओ द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति सूचकांक जारी किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जिसे सीपीआई बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारी। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, जो सीएसओ है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है। और ये आपका पहला और तीसरा आंसर सही हो जाता है। और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए जो जारी करता है वो आपका श्रम संघ जो है जारी करता है। ये पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन कौन सा करता है, इस वजह से क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यह 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या है। तो ये बिल्कुल सही है। 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वह क्या होती है? आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। यह भारत में पिछले 2 वर्ष में बढ़ी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये शायद 20 वर्ष होगा, यहाँ पर ये लग रहा है 20 वर्ष है, सॉरी 20 वर्षों में बढ़ी है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स रिलेटिव, सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है यह बैंकों को आरबीआई से तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से अतिरिक्त एवं अधिक धनराशि उधार लेने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह एक दंडनीय दर है और सदैव रेपो दर से उच्च रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि रेपो रेट से हमेशा ऊपर रहती है एमएसएफ जो रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो है यह देश में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को चित्रित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो गिनी गुणांक जो होता है वो आर्थिक असमानताओं को चित्रित करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है, जहां 0 उच्च असमानता को निरूपित करता है और 1 देश में कोई आय असमानता न होना निरूपित करता है। तो ये बात तो सही है कि गिनी गुणांक जो है 0 से लेके 1 के मध्य में होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि जहां 0 उच्च असमानता को निरूपित होता है। ये उच्च जो है पूर्ण रूप से समानता को निरूपित करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, और इस वजह से स्टेटमेंट केवल एक सही है। गिनी गुणांक इतना याद रख लें, गिनी गुणांक जो है आर्थिक असमानताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार की कौन सी नीतियां मुद्रास्फीति बढ़ा सकती हैं? तो पहला स्टेटमेंट है सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की अधिकता। दूसरा स्टेटमेंट है न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। तीसरा स्टेटमेंट है सस्ती कीमत पर दालों का आयात। और चौथा स्टेटमेंट है 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करना। तो देखते हैं इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की अधिकता, तो ये बिल्कुल बढ़ा देगी मुद्रास्फीति, क्योंकि पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा सरकारी खजाने से। तो
मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा के मान में बढ़ोतरी, यानी कि ज़्यादा मुद्रा से कम सामान का आना। और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाएगा, तब भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और सस्ती कीमत पर दालों का आयात, तो इससे कोई संबंध नहीं है सस्ती कीमत पर दालों का आयात, यानी कि ये जनता से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि दाल को सस्ते में दिया जाएगा। और सातवां तो ये सॉरी चौथा स्टेटमेंट तो है ये, सातवें वेतन आयोग के अनुसंधान को स्वीकार कर लेना, इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा जिससे मुद्रास्फीति की दर जो है बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट 1, 2, 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के आर्थिक मूल्य का परिकलन करते हुए निम्न में से किन पर इन पर विचार किया जाता है, किन पर विचार किया जाता है। तो देश के आर्थिक मूल्य का परिकलन करते हुए, तो उपभोक्ता वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर। तो मैं आपको इसका जो बताऊं आंसर वो बी है, यानी कि 1 और 2 है। कैसे, उपभोक्ता वस्तुएं देखी जाती हैं और पूंजीगत वस्तुएं देखी जाती हैं, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं से ही उपभोक्ता वस्तुओं का एक तरह से उत्पादन होता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं देखी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड आधारित उधारी दर की सीमांत लागत यानी MCLR एवं आधार दर के बीच अंतर का पर विचार करना है, इनमें क्या अंतर है। पहला स्टेटमेंट है, आधार दर के परिकलन के विपरीत MCLR के परिकलन में नकद आरक्षित अनुपात लागत को ध्यान में रखा जाता है। तो ये गलत है, नकद आरक्षित अनुपात को ध्यान में नहीं रखा जाता है, SLR को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, आधार दर के परिकलन के विपरीत MCLR के परिकलन में रेपो दर अनिवार्य होती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है दूसरा, तो ध्यान में रखें, इसे इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें। उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है यूट्यूब के द्वारा। इस वजह से मैं लाइक करने की बात बार बार कहता हूँ आपसे। और जो नए लोग विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो रेड बटन आता है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें, बिल्कुल फ्री होता है, जैसा मैं बार बार बताता हूँ आपको, और जिससे आपके पास निरंतर वीडियो आते रहते हैं। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।